हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 37, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 1 है, हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की बोली है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 पर है पूर्वी हिंदी, बी पर है पश्चिमी हिंदी, सी पर है पहाड़ी हिंदी और डी पर है राजस्थानी हिंदी। तो हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो इसका सही आंसर है ए, पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है छत्तीसगढ़ी। इसकी अन्य 2 बोलियां हैं अवधी, बघेली, फिर है छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां, तो चलिए देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, या जिसे कौरवी हिंदी में कहते हैं। खड़ी बोली या जिसे कौरवी हिंदी भी कहते हैं। फिर है ब्रजभाषा। फिर कौन सी है? तो फिर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के बाद है हरियाणवी। हरियाणवी के बाद है बुंदेली। फिर है कन्नौजी। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। फिर देखते हैं कि पहाड़ी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। पहाड़ी हिंदी की बोलियां, जहां पर एक्सप्लेन करने वाला होगा वहां पर एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो पहाड़ी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो जिसमें आती है पश्चिमी पहाड़ी, इसके बाद है मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसे कुमाऊनी या गढ़वाली कहते हैं। जिसे कुमाऊनी और गढ़वाली भी कहते हैं। अब है राजस्थानी हिंदी, यानी कि राजस्थानी उपभाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं। चलिए इसको रफ कर देती हूँ ताकि यहाँ तक आ जाए। राजस्थानी हिंदी की बोलियां पश्चिमी राजस्थानी, इसके बाद है पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी और राजस्थानी को कहते हैं मारवाड़ी। फिर है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को कहते हैं जयपुरी। नंबर 2 पर है पूर्वी राजस्थानी। नंबर 1 पर है पश्चिमी राजस्थानी। नंबर 3 पर है उत्तरी राजस्थानी। नंबर 4 पर है दक्षिणी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी को कहते हैं मेवाती। क्या कहते हैं? तो मेवाती। उत्तरी राजस्थानी को कहते हैं मेवाती। फिर नंबर 4 पर है दक्षिणी राजस्थानी।
राजस्थानी, जिसे मालवी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसे मालवी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न 1, यानी कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो इसका सही आंसर ए पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 है भगवत गीता का संधि विच्छेद है। भगवत गीता का संधि विच्छेद है, ए है भगवद प्लस गीता, बी है भग प्लस वद प्लस गीता, सी है भगवत प्लस गीता, या फिर डी है भग प्लस वद गीता। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है सी भगवत प्लस गीता। प्रश्न 2 का सही आंसर है सी भगवत प्लस गीता। प्रश्न 3 है मनोरम का संधि विच्छेद है। ए है मनः प्लस ओरम, बी है मनः प्लस रम, सी है मनो प्लस रम, फिर डी है मनः प्लस रम। तो मनोरम का संधि विच्छेद पूछ रहा है। मनोरम का संधि है तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी है? तो मनोरम में संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि है। मनोरम का संधि विच्छेद है, इसका सही आंसर है डी मनः प्लस ओरम। प्रश्न 3 का सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 कह रहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम दास द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, ए है विशेषण, बी है संज्ञा, सी है सर्वनाम, या फिर डी है क्रिया विशेषण। तो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, यानी कि बड़े बढ़ाई ना करें, अपने आप अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़े न बोले बोल, और बड़े बड़े बोल को भी नहीं बोलना चाहिए। रहीमदास कब हीरा कब कह, रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि लाख टका मेरा मोल, यानी कि मेरा मोल, मेरा विक्रय मोल लाखों करोड़ों में है। तो रहीमदास द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह रूप है। प्रश्न 4 का सही आंसर है बी संज्ञा, वह है संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप है, पंक्तियों में आप क्या है? तो ए है संबंधवाचक सर्वनाम, बी है निजवाचक सर्वनाम, सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह काम मैं आप कर लूंगा, इन पंक्तियों में आप है, तो इसका सही आंसर है बी निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ए है ऋतु, बी है पंडित, सी है हंस, या फिर डी है आचार्य। तो वह कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ए ऋतु। प्रश्न 6 का सही आंसर है ए ऋतु, जबकि पंडित, हंस और आचार्य ए पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। किसमें? तो पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग, ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है, ए है पृथ्वी आकाश, बी है व्योम आकाश, सी है सूर्यपथ नभ, या फिर डी है अनंत तारापथ। तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या है? प्रश्न 7 का सही आंसर है डी अनंत तारापथ। ये क्या है? तो ये है अंतरिक्ष के पर्यायवाची। जबकि पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, ये पृथ्वी के पर्यायवाची आकाश, व्योम, इन नभ के पर्यायवाची हैं। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है डी अनंत तारापथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। अम्बुज का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि अम्बुज का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? ए है कमल जलज, बी है कमल ब्रह्मा, सी है वज्र रेत, या फिर डी है मीन जलकुंभी। तो प्रश्न 8 का सही आंसर है ए कमल जलज। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची हैं अम्बुज के।
अम्बुज के पर्यायवाची हैं कमल और जलज। प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 है कि खल का पर्यायवाची शब्द है। ए है विश्वासघाती निर्लज, बी है नीच दुर्जन, सी है दुष्ट धोखेबाज या फिर डी है खली खरल। तो खल का पर्यायवाची क्या है? तो प्रश्न 9 का सही आंसर है बी नीच दुर्जन यानी कि दुष्ट। प्रश्न 10 ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न 10 है कि पीवाईक्यूज जरूर लगाइए, पीवाईक्यूज से ही प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 10 है कि तृण का पर्यायवाची शब्द है। ए है तुच्छ अल्प, बी है घास पत्ता, सी है तिनका घास या फिर डी है लता द्रुम। तो प्रश्न 10 का सही आंसर करिए आप लोग। प्रश्न 10 का सही आंसर है सी तिनका घास। ये क्या है? तृण। तृण यानी कि तिनका घास पर्यायवाची है। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ए है कंजूस कृश, बी है निर्धन दुष्ट, सी है अल्प मामूली या फिर डी है नीच मध्यम। तो क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द प्रश्न 11 का प्रश्न करिए आप लोग, आंसर करने की कोशिश करिए। क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर है सी अल्प मामूली। ये क्या है? तो क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 11 है कि उग्र का पर्यायवाची शब्द है। ए है तीव्र शीघ्र, बी है प्रचंड उत्कट, सी है उज्र तेज, डी है शिव शक्ति। तो उग्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रश्न 12 का सही आंसर करिए उग्र यानी कि तेज, उग्र। तो इसका सही आंसर है डी प्रचंड उत्कट। ये क्या है? तो ये है उग्र के पर्यायवाची। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 कह रहा है कि बटोही का पर्यायवाची शब्द क्या है? बटोही शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए है बटमार एकाकी, बी है असहाय दुर्गम, सी है पथिक राहगीर, डी है पाथे मेघ। तो बटोही का पर्यायवाची शब्द, तो बटोही का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर है सी पथिक राहगीर। प्रश्न 13 का सही आंसर है सी। प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 है कि बिरद का पर्यायवाची शब्द, बिरद का पर्यायवाची शब्द। ए है यश ख्याति, बी है बीज मूल, सी है वृक्ष पौधा या फिर डी है बिरही वियोगी। तो बिरद, प्रश्न 14 का सही आंसर करिए। बिरद का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर है ए यश ख्याति। क्या है? तो बिरद के पर्यायवाची शब्द। प्रश्न 15 है कि यातु का पर्यायवाची शब्द, यातु का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए है पथिक कष्ट, बी है काल हवा, सी है यातना हिंसा या फिर डी है राक्षस निशाचर। तो यातु का पर्यायवाची है, इसका सही आंसर है डी राक्षस निशाचर। ये यातु के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 15 का सही आंसर है डी। प्रश्न 16 है कि विभू का पर्यायवाची शब्द है। ए है सर्वव्यापक नित्य, बी है ब्रह्म आत्मा, सी है महान ईश्वर, डी है चिरस्थायी दृढ़। तो प्रश्न 16 का सही आंसर है ए सर्वव्यापक और नित्य। ये क्या है? तो ये विभू के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न 17 है कि कमल का समानार्थी शब्द क्या है? कमल का समानार्थी शब्द क्या है? ए है पारिजात, बी है रजनी, सी है विभावरी या फिर डी है भामिनी। प्रश्न 17 का सही आंसर यानी कि कमल का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है ए पारिजात। पारिजात कमल का समानार्थी शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 18।
प्रश्न 18 कह रहा है कि अंधेर नगरी का अर्थ है, ए है राज विहीन जगह, बी है जहां अंधेरा हो, सी है जहां छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो, और फिर डी है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? तो प्रश्न 18 का सही आंसर है डी, अन्याय की जगह। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। प्रश्न 19 कह रहा है कि जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द है, ए नस्वर, बी लिप्सु, सी निर्लिप्त, फिर डी अलगाववादी। तो प्रश्न 19 का सही आंसर करिए कि जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द है निर्लिप्त। क्या है? तो निर्लिप्त। प्रश्न 20 आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20 कि रजोगुण वाला के लिए एक शब्द है, ए है तामसिक, बी है राजसिक, सी है वाचक, या फिर डी है सात्विक। तो प्रश्न 20 का सही आंसर है बी, राजसिक। रजोगुण वाला है, इसका सही आंसर है बी, राजसिक। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। ये हर एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी, यूपीजीआईसी, जीडीसी, यूपी टेट सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।